सभी को नमस्कार। मैं विकास भड़िया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उदारवादी राष्ट्रवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर अर्थात 1885 से लेकर और 1947 तक जो कांग्रेस के इतिहास या भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का जो समय है उसको मोटे तौर पर 3 युगों में या 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला जो युग है वो है उदार राष्ट्रीयता का काल, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और उससे लेकर 1905 तक कांग्रेस के जो प्रारंभिक 20 वर्ष थे, इस कालखंड को हम उदार राष्ट्रीयता के कालखंड की संज्ञा देते हैं या नरम राष्ट्रीयता की प्रधानता की संज्ञा देते हैं। इस युग में कांग्रेस किसी प्रकार की कोई क्रांतिकारी संस्था नहीं थी। इसके जो प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये जो नेता थे ये ब्रिटिश सम्राट के प्रति इनकी गहरी आस्था थी, इनका विश्वास था। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई। इन्होंने याचना, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल, इन साधनों के आधार पर भारतीय जनता को राजनीतिक अधिकार दिलाने के प्रयत्न किए। और इस कॉल की सबसे बड़ी जो विशेषता थी या जो इनको सफलता मिली वो था 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। उदारवादियों के सहयोग से जो सबसे बड़ी सफलता प्राप्त हुई भारतीयों को वो था 1892 का भारत परिषदीय अधिनियम। ये उदारवादियों के सहयोग से ही या ये कहें उदारवादियों के प्रयत्नों से ही ब्रिटिश सरकार ने पारित किया था। दूसरा जो युग है या जो काल है जो 1906 से लेकर 1919 तक का है, इसको हम उग्र राष्ट्रीयता का काल या उग्र राष्ट्रवाद का काल के नाम से जानते हैं। देखिए, कांग्रेस ने अपने प्रथम काल में ब्रिटिश शासन की आधारभूत न्यायप्रियता में विश्वास रखते हुए और विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे प्रार्थना पत्र है, स्मृति पत्र है, प्रतिनिधि मंडल है, इन साधनों की जो नीति अपनाई थी उससे भारतीय जनता को उनके वांछित परिणाम या आशानुकूल परिणाम है वो प्राप्त नहीं हुए। अतः कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग विशेषतया इनमें नवयुवक थे, उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि अब इस नीति के प्रति उनकी किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है। और 1906 तक कांग्रेस का नेतृत्व उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में आ गया। उग्र राष्ट्रवादियों ने कहा कि कांग्रेस को याचना की पद्धति छोड़कर स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और ब्रिटिश शासन पर दबाव डालकर शासन व्यवस्था में मौलिक परिवर्तन कराने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार 1907 में सूरत विभाजन हुआ, जिसमें कांग्रेस है वो 2 गुटों में विभाजित हो गई, एक नरम दल, दूसरा गरम दल। और दोनों दलों के मध्य फिर 1915 ईस्वी में 1916 में लखनऊ में उन दोनों के बीच में समझौता हुआ, पुनः इनमें एकता हुई। और इस काल के आरंभ में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के रूप में अपनी अलग राजनीतिक संस्था का निर्माण किया। तीसरा जो युग है उसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। 1920 से लेकर 1947 तक कांग्रेस का जो तीसरा काल है
उसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। इन 28 वर्षों के इस काल में महात्मा गांधी ने न केवल कांग्रेस को वर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र भी बने रहे, अतः इसे राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी युग के नाम से जाना गया है। इस काल में कांग्रेस ने पहले तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और फिर अहिंसात्मक संघर्ष की नीति अपनाई, जिसके 3 निरंतर प्रगतिशील चरण 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन थे। तो मोटे तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक का जो युग है या जो समय है, इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है वो उदारवादी या नरम राष्ट्रीयता का काल, जो 1885 से लेकर 1905 तक का है। दूसरा जो काल है वो उग्र राष्ट्रीयता का काल है, जो 1906 से लेकर 1919 तक है। तीसरा जो युग है वो है गांधी युग, जो 1920 से लेकर 1947 तक है। इस काल में गांधी ने 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। अभी मैंने बताया है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज हम केवल जो उदारवादी राष्ट्रवाद है इसके संबंध में डिस्कस करेंगे। देखिए, उदारवादी जो राष्ट्रीयता का युग है, मैंने अभी आपको बताया है 1885 से लेकर और 1905 तक का जो समय है वो उदारवादी राष्ट्रवादियों का है। इस युग में उदारवादी क्रमशः सुधार की नीति में विश्वास करते थे, इसलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए बहुत बड़ी मांगें नहीं की गई। उदारवादी राष्ट्रीयता के 20 वर्षों में कांग्रेस द्वारा की गई प्रमुख जो मांगें थी उसमें भारतीय शासन की जांच, भारत मंत्री तथा भारत परिषद का अंत, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार और उनमें सुधार किया जाना, भारतीयों की उच्च नागरिक तथा सैनिक पदों पर नियुक्ति करना और इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर आयात कर लगाना। ये जो मांगे थी ये उदारवादियों की थी। इसके अलावा कोई बड़ी मांग इस युग में उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष नहीं रखी और कांग्रेस के द्वारा इन मांगों के लिए इंग्लैंड में भी प्रचार संबंधी जो कार्य है वो किए गए। अब एक एक करके हम उदार राष्ट्रवादियों की जो विचारधारा है और जो कार्य पद्धति है उसके संबंध में डिस्कस करते हैं। पहली जो विचारधारा है उदार राष्ट्रवादियों की, वो ये है कि इस युग में इन्होंने ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति दिखाई। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का संचालन करने वाले जो उदारवादी थे वो उच्च कोटि के राष्ट्रवादी थे और देशभक्त थे, लेकिन वे अपनी देशभक्ति के बावजूद ब्रिटिश शासन में उनकी गहरी आस्था थी। वे ब्रिटिश शासन के बड़े प्रशंसक थे और ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति उनके हृदय में कृतज्ञता का भाव था। वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति रखते थे और जो ब्रिटिश शासन है उसको भारत के हित में समझते थे। कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था उसमें दादा भाई नौरोजी है, उन्होंने अपने सहयोगियों की सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए कहा था कि आओ हम पुरुषों की तरह बोलें और घोषणा करें कि हम राजभक्त हैं। इन नेताओं के संबंध में एनी बेसेंट ने भी कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानते थे और ऐसा मानने में वो अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते थे।
तो देखिए, पहली जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है या जो विशेषता है उदारवादियों की, वो ये है कि उदारवादियों की ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति थी। उनकी ब्रिटिश जो सरकार है उनके प्रति गहरी आस्था थी, गहरा उनका विश्वास था, और वे अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरवान्वित अनुभव करते थे। तो पहला पॉइंट अपना हुआ ब्रिटिश सरकार के प्रति उदारवादियों की राजभक्ति। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, विशेषता है, वो है अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। ये जो उदारवादी हैं, ये अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उदारवादियों को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था, और ये लोग वास्तव में अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया के अनुसार उदारवादी नेता इस बात पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज़ स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं, तथा यदि उन्हें भारतीय दृष्टिकोण का सही ज्ञान करा दिया गया तो वे इसे स्वीकार कर लेंगे। और 12वें अधिवेशन के सभापति पद से रहमतुल्लाह सयानी ने घोषित किया था कि अंग्रेज़ों से बढ़कर सच्चरित्र तथा सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे नहीं बसती। अन्य उदारवादी नेताओं को भी यही भावना थी, यही उनकी आस्था थी। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो विशेषता थी, वो है अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उदारवादियों की, वो ये है कि जो ब्रिटेन के साथ भारत के जो संबंध हैं वो भारत के हित में हैं। उदारवादियों का मानना था कि ब्रिटेन के साथ जो भारत के संबंध हैं वो भारत के हित में हैं, क्योंकि अधिकांश जो प्रारंभिक राष्ट्रीय जो नेता थे उन्होंने पश्चिमी शिक्षा जगत में ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, और उन्हीं का वे परिणाम थे। उनका विचार था कि ब्रिटिश शासन ने अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और संचार की व्यवस्था और स्थानीय स्वायत्त शासन के रूप में हमें एक प्रगतिशील सभ्यता प्रदान की है, और ब्रिटिश शासन ही आंतरिक अशांति और बाहरी आक्रमणों से भारत की रक्षा करने में समर्थ है। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन के सभापति पद से कहा था कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों के समस्त विश्व की आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होगा। तो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो ये है कि भारत के जो ब्रिटेन के साथ संबंध थे, ये उदारवादी नेता ये संबंध भारत के हित में समझते थे, और इनका मानना था कि ब्रिटेन जो है वो ही आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमणों से भारत की रक्षा करने में समर्थ है। तो पहली विशेषता तो ये थी कि इनकी ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इनकी अंग्रेज़ों की जो न्यायप्रियता है उसमें गहन आस्था थी। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि ब्रिटेन के साथ संबंध ये भारत के हित में समझते थे। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि इनकी कर्मिक सुधारों में विश्वास था, कर्मिक सुधारों में इनकी आस्था थी। ये तात्कालिक सुधारों में किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं करते थे। उदारवादी राजनीतिक क्षेत्र में क्रमबद्ध विकास की धारणा में विश्वास करते थे, और इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि एकदम ही या तुरंत ही प्रतिनिध्यात्मक शासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। तात्कालिक रूप से वे प्रशासन में आवश्यक सुधारों, विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं और रक्षा सेवाओं में सुधार से ही संतुष्ट थे, और वे किसी भी प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए। तो चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो ये है कि उदारवादी जो राष्ट्रवादी जो नेता थे वो कर्मिक सुधारों में विश्वास करते थे, तात्कालिक सुधारों में या क्रांतिकारी परिवर्तन में उनकी किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। अगली महत्वपूर्ण विशेष है उदारवाद का लक्ष्य राजनीतिक स्वशासन की प्राप्ति। उदारवादी जो नेता थे वो यद्यपि सुधारों में विश्वास करते थे, लेकिन
इन वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारतीयों के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन की स्थापना चाहते थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में स्वशासन की बात कही और 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस द्वारा स्वशासन के इस लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपनाया गया। तो पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है उदारवादियों की, वो ये है कि वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही स्वशासन की स्थापना करना चाहते थे और स्वशासन की प्राप्ति ही इनका अंतिम लक्ष्य था। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उदारवादियों की कार्य पद्धति। देखिए, उदारवादियों की जो कार्य पद्धति है, अभी मैंने आपको बताया है कि ये संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। इन्होंने किसी भी प्रकार के कोई क्रांतिकारी जो कदम है वो नहीं उठाए। उदारवादी हिंसा और संघर्ष के विरोधी थे और वे संवैधानिक साधनों में विश्वास करते थे। उनके द्वारा वैधानिक सुधार के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जिन साधनों को अपनाया उनमें प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधिमंडल आदि मार्गों को उन्होंने अपनाया। और जो उग्रवादी जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने इनकी आलोचना करते हुए इनको राजनीतिक भिक्षावर्ती का नाम दिया। इन उदारवादियों को क्रांति या आंदोलन की अपेक्षा निवेदन की पद्धति में अधिक विश्वास था। देखिए विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं कि उदारवादियों ने जिन साधनों को अपनाया वे प्रमुख साधन कौन से थे। तो इन साधनों में प्रार्थना पत्र है, स्मृति पत्र है, याचिकाएं हैं, प्रतिनिधि मंडल है आदि संवैधानिक साधनों को अपनाते थे उदारवादी जो हैं वो। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक भिक्षावर्ती क्या है। तो राजनीतिक भिक्षावर्ती उदारवादियों ने जिन साधनों को अपनाया उनको आलोचना के रूप में उग्र राष्ट्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावर्ती का नाम दिया है। कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रमुख उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं के नाम लिखिए या नाम बतलाइए। तो जो उदारवादी राष्ट्रवादी युग के जो नेता थे उनमें ए.ओ. ह्यूम है, दादा भाई नौरोजी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, गोपाल कृष्ण गोखले है। तो ये महत्वपूर्ण नेता हैं उदारवादी। इनमें मैंने अभी आपको बताया है ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे के सारे उदारवादी राष्ट्रवाद के जो नेता हैं उनमें इनको सम्मिलित किया गया है। अब थोड़ा सा उदारवादियों का मूल्यांकन यदि हम करते हैं तो हम देखते हैं उदारवादियों के मूल्यांकन में कि ये जो 1885 से लेकर 1905 तक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रारंभिक काल था या जो प्रारंभिक समय था, इनमें कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो उदार राष्ट्रवादियों के हाथों में रहा और इनकी अनेक आधारों पर आलोचना भी की गई। वस्तुतः न तो इनकी राजनीतिक मनोवृत्ति सही थी और न ही इनके द्वारा अपनाए गए जो साधन हैं वो प्रभावकारी थे। उदार राष्ट्रवादिता को देशभक्त और ब्रिटिश राजभक्ति का एक अपूर्व समन्वय कहा जाता था। लेकिन यदि हम वास्तविक स्थिति पर नज़र डालते हैं तो साम्राज्यवादी ब्रिटेन के द्वारा जब भारत पर शासन किया जा रहा था तो व्यक्ति राजभक्ति या देशभक्ति में से किसी एक ही मार्ग को अपना सकते थे। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। उनका यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अपने स्वयं के स्वार्थों के कारण किन्हीं सीमित क्षेत्रों में ब्रिटेन के द्वारा भारत को भले ही भौतिक प्रगति प्रदान की गई हो, लेकिन सामूहिक रूप से तो ब्रिटिश राज भारत के चतुर्मुखी विनाश का ही कारण रहा। अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में भी उनका विश्वास निर्मूल था, जैसा कि बाद की घटनाओं ने सिद्ध कर दिया।
कि साम्राज्यवादी अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। इनके अतिरिक्त उदार राष्ट्रवादियों द्वारा अपनाई गई वैधानिक जो पद्धतियां हैं वो प्रभावदायक नहीं थी। 1918 तक उनकी अनेक प्रार्थनाओं और याचनाओं के बावजूद भी जो अंग्रेजी शासन है उनकी नितांत उचित व वैध मांगों के प्रति कोई किसी प्रकार की उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने जिन साधनों का प्रयोग किया वे अत्यंत साधारण कोटि के थे। ब्रिटिश शासन पर उनका तनिक भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाद के उग्रवादियों के द्वारा उदारवादियों के साधनों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति का अपमानजनक नाम भी दिया गया। इन सब के अतिरिक्त यदि हम दूसरे पहलू से देखें तो राष्ट्रवादिता की धारा का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति जन नेता नहीं थे। इनका साधारण जनता से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उदारवादियों का अपना महत्व है, अपना योगदान है और इस उदारवादियों के योगदान को हम एक एक करके स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पहला जो उदारवादियों का योगदान है वो ये है कि उदारवादियों ने ब्रिटिश शासन के दोषों को स्पष्ट किया। कांग्रेस के द्वारा अपनी स्थापना के समय से ही ब्रिटिश शासन की बुराइयां बताने और उसे जनहितकारी रूप प्रदान करने के प्रयत्न प्रारंभ में ही कर दिए गए। लेकिन नौकरशाही की बुराइयां बताने के क्रम में उन्होंने विदेशी शासन के दोष स्पष्ट किए और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली शस्त्र प्रदान किए। इस प्रकार शुरू के दिनों में कांग्रेस सरकार का एक प्रतिपक्ष बन गई, ऐसा प्रतिपक्ष जिसने सरकार की हैसियत और अधिकारों को चुनौती प्रदान की। तो पहला जो योगदान है, पहला जो महत्व है उदारवादियों का वो ये है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोष हैं उनको स्पष्ट किया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि भारतीय राष्ट्रीयता के कारण जो उदारवादी हैं वो भारतीय राष्ट्रीयता के कारण बने। उदारवादियों के कार्य तात्कालिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन सुदूरव्यापी और अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम उनकी नीतियों से निकले। भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदारवादी राष्ट्रवादी थे। इन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। इस प्रकार जो उदारवादी हैं वो भारतीय राष्ट्रीयता के कारण बने। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है या जो महत्व है उदारवादियों का वो ये है कि उदारवादियों ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। राष्ट्रीय आंदोलन को उनकी एक देन यह है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उसमें प्रजातंत्र और स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए एक संगठन प्रदान किया और इस प्रकार शासन से संबंध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिधित्वात्मक संस्थाओं की स्थापना करने, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में सुशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। जनमत को प्रभावित करने के उद्देश्य से और भारतीयों को राष्ट्रीय जीवन की ओर आकर्षित करने की दिशा में उनके कार्य के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई। तो तीसरी जो सबसे जो महत्व है उदारवादियों का यह योगदान जो है वो ये है कि उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण महत्व है वो ये है कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार किया। देखिए, यद्यपि उदारवादियों के द्वारा स्वयं गंभीरतापूर्वक स्वतंत्रता की मांग या इस हेतु कोई आंदोलन नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की और उसके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता हेतु विभिन्न प्रकार के जो आंदोलन हैं वो किए गए। तो इस संबंध में के.एम. मुंशी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यदि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में
एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत न होती तो ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई महान आंदोलन सफल न होता। के एम मुंशी इस संबंध में क्या कहते हैं कि यदि पिछले गत 30 वर्षों में यदि उदारवादी इस राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत न होते तो गांधी जी का कोई भी महान आंदोलन सफल नहीं होता। इन सब आंदोलनों के पीछे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करने में उदारवादियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। देखिए, अंतिम जो महत्व है उदारवादियों का वो ये है कि उदारवादियों के प्रयासों से भारतीय परिषद अधिनियम 1892 है वो पारित किया गया। उदारवादी राष्ट्रीयता की तात्कालिक सफलता 1892 का भारत परिषदीय अधिनियम था। यद्यपि ये भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी देश के वैधानिक विकास की दिशा में एक निश्चित प्रगतिशील कदम था। इस प्रकार उदार राष्ट्रीय आंदोलन अपनी समस्त कमियों के बावजूद भी भारत में राष्ट्रीय जागृति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहा। तो आज हमने डिस्कस किया है उदारवादी राष्ट्रवाद के संबंध में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लेकर और 1905 तक चला। आगे का जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे उग्र राष्ट्रवाद के संबंध में। धन्यवाद।